जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हिंदी की जो श्रृंखला हम लोगों की चल रही है संधि में, व्यंजन संधि का हम लोग लास्ट क्लास आज पढ़ने वाले हैं और इसी में हम लोग ये देखेंगे कि व्यंजन संधि में हम लोगों ने अभी तक कौन कौन सा नियम पढ़ा है, सतही तरीके से उसको देख लेते हैं। उसके बाद व्यंजन संधि में जो कुछ आपका बचा होगा, कुछ नियम बचे हुए हैं, उस नियम को हम यहाँ बता देंगे। बाकी जो अपवादित चीजें हैं उसका कोई मतलब नहीं है। तो व्यंजन संधि की अगर हम लोग बात करें, जैसे स्वर संधि है, जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, संधि पढ़ रहे हैं। तो संधि में ये चीज बताया गया है, जैसे क्या है, संधि है। तो संधि तीन प्रकार से बताई गई है। एक आपका स्वर संधि बताया गया। स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो 5 भेद हैं। पांचों भेदों के बारे में हमने आपको बता दिया है। जैसे पहला इसका है दीर्घ स्वर संधि और पांचवा है अयादि स्वर संधि। इसके सब एक एक नियम आपको बहुत शानदार तरीके से हमने पढ़ा दिया है। उसके बाद क्या है, दूसरा जो था वो है आपका व्यंजन संधि। कि व्यंजन संधि में कुछ नियम बताए गए हैं। संधि का नियम हम लोग एक जो पढ़े थे में ये कहा गया था कि यदि पहले वर्ण का मेल, पहले वर्ग के सभी वर्णों का मेल तीसरे में परिवर्तन को बताया है। कि जैसे का है, खा है, गा है। तो यदि पहले वर्ग का जितना भी आता है, का, चा, टा, ता, पा, सब की बात कर रहा है, यदि जो है अभी आगे बताएंगे, तो ये तीसरे में ये परिवर्तन होगा। तीसरे में कब परिवर्तन होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। कब परिवर्तन होगा? जब पहला वर्ण प्लस के पहले पहला वर्ण होगा, वो क, च, त, ट, प, प, मतलब का वर्ग का, मतलब पहले वर्ग का जितने भी पांचों वर्ण हैं ये सब इसमें आ जाएंगे। प्लस इसके साथ साथ आपके स्वर होंगे। स्वर में 11 स्वर हैं। उनके पहले वर्ण के प्लस जो लगा है, प्लस के बाद यदि ये सब आ रहे हैं तो ये सब किसमें परिवर्तित हो जाएगा? पहले का तीसरे में परिवर्तित। दिक प्लस विजय। अब यहां का है, का, और का के बाद वा आया है। इसको जब तोड़ेंगे तो वा बनेगा और छोटी ई बनेगी। तो वा आया है, तो वा किसका है? देख रहे हैं, वा इसी में, इसी नियम का है। तो ये जो का है ये गा में परिवर्तित हो जाएगा, वो भी आधा गा में। तो ये बन के तैयार हो जाएगा। इधर दी आपका लिखा ही है, प्लस का के स्थान पे आधा आधा गा लिख देंगे। उसके बाद विजय को आप ऐसे लिख देंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं वर्तनी की दृष्टि से गलत है। तो जो वर्तनी की दृष्टि से गलत है तो इसका सही आप लिखेंगे, हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्या है? सही है। ये नियम नंबर 1 में कहा गया है कि यदि पहला वर्ण के बाद 11 स्वर, तीसरा, चौथा, अंतस में कोई भी वर्ण आएगा तो ये पहला वर्ण जो है ये अपने तीसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। ये नियम नंबर 2 क्या कह रहा है? पहला वर्ण का पांचवें में परिवर्तन। इसमें क्या क्या है? जैसे देखिए, यहां लिख देते हैं अंगा। ठीक, देखिए पांचवें में परिवर्तन। अब इसका जो है ये, इसका किसके साथ परिवर्तन हो रहा है? पांचवें के साथ हो रहा है, अर्थात पंचमाक्षर के साथ इसका परिवर्तन हो रहा है। पंचमाक्षर के साथ, इसका मतलब पहले का पांचवें में, पहले का पांचवें में, पहले का पांचवें में, पहले का पांचवें में। मतलब क्या हुआ यहां कि जैसे यहां पहला वर्ण था, आपने लिखा था प्लस पंचमाक्षर, पहला वर्ण प्लस, मतलब कि पहले और पांचवें का अगर मेल हो रहा है, यहां पहले का इतने से कोई मेल हो रहा था तो का गा में कन्वर्ट हो रहा था। यहां अगर होगा तो अपने ही पंचमाक्षर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लो रहता और गा का आ जाए, मतलब का, तो का पंचमाक्षर उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, कहने का मतलब है कि पहले का यदि किसी भी पंचमाक्षर के साथ हो रहा है तो पंचमाक्षर में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तत् प्लस मैं, देखिए ये ता है, ये ता है, प्लस मां आ रहा है, मां। अब देखिए ता जो है वो अपने पंचमाक्षर में ता, था, दा, धा, ना, तो ता का पंचमाक्षर क्या है? ना। तो ये ता जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ना में। तो यहां बचा क्या है? ता। ये ता गायब हो चुका है, इसके स्थान पे आधा ना आ चुका है। मैं को हम उठा के यहां सीधे रख देंगे। क्या हो गया भैया? तन्मय। उसी प्रकार से एक मां संबंधी नियम है, पहला वर्ण मां हो प्लस
पहला वर्ण प्लस के पहले माँ हो, जैसे प्लस के पहले एड़ा है, प्लस के पहले ता है, प्लस के पहले का है, उसी प्रकार प्लस के पहले माँ, उसके बाद क्या आना चाहिए? हर वर्ग का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, जितने भी वर्ग हैं, हर वर्ग का कोई भी वर्ण आने पर ये जो माँ है ये किस में बदलेगा? उसी वर्ग के पंचमाक्षर में, जिस वर्ग का आया रहेगा। ठीक, मान लो माँ का मेल किसी का वर्ग से हो रहा है, का वर्ग से, तो का वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? अंगा है, अंगा, तो अंगा में ये कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि ये जो माँ है, माँ पंचमाक्षर में कन्वर्ट हो जाएगा, पंचमाक्षर में बदल जाएगा, पंचमाक्षर में बदल जाएगा, पंचमाक्षर में बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए एक शब्द हम लिखते हैं सम प्लस पूर्ण, सम प्लस पूर्ण, ये जो माँ है, माँ के बाद क्या आ रहा है? पा आ रहा है, पा। भाई पा को आप तोड़ोगे तो ये सब बहुत पहले ही बताया गया, पा और इधर बढ़ाओ तो पहला पा है। तो क्या कहा गया है? ये प्लस के बाद हर वर्ग का कोई भी वर्ण आ रहा है, कोई भी वर्ण आ रहा है, वो अपने पंचमाक्षर में बदल जाएगा। तो ये पा आ रहा है तो पा फा बा भा माँ, तो इसका मतलब माँ जो है अपने ही, अब जैसे भले यहाँ माँ है तो बात अलग है, लेकिन वो ये बदल जाएगा इसके आधार पर, इसके आधार पर ये बदल रहा है, तो आधा माँ हो जाएगा। तो बराबर हम यहाँ विंदी भी लिख सकते हैं और पूर्ण लिख सकते हैं। यार आपने माँ संबंधी नियम, माँ संबंधी नियम में अभी तक आपने देखा कि माँ के बाद कोई भी वर्ग, मतलब 25 हैं, कोई भी वर्गीय व्यंजन आ रहा है तो जिस वर्ग का आ रहा है उसका पंचमाक्षर में कन्वर्ट हो। अगर मान लो प्लस के बाद कोई दूसरा आ जाए, या रा ला वा शा 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 हा, तब आप क्या करेंगे? तो यहाँ जो है वो अपने अनुस्वार में ही बदल जाएगा। जैसे माँ के बाद या फिर कोई भी अंतस्थ व्यंजन आ जाए, कोई भी अंतस्थ व्यंजन, माँ के बाद कोई भी अंतस्थ व्यंजन आ जाए, चाहे वो उस व्यंजन चाहे वो अंतस्थ व्यंजन, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? ये अनुस्वार, अनुस्वार अंक में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पंचमाक्षर नहीं होते हैं। एक संसार देख लिया जाए, सम प्लस सार, माँ के बाद सा आ रहा है, कोई भी वर्गीय व्यंजन नहीं आ रहा है, तो ये किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में। सा के ऊपर बिंदी रखेंगे, माँ को गायब कर देंगे यहाँ से और सार को उठा के लिख देंगे। ये देखिए संसार। सम प्लस विधान, एक शब्द और देख लेते हैं, माँ के बाद वा आ रहा है, तो जब वा आ रहा है तो सा के ऊपर बिंदी लग देंगे, ये आपका सही हो गया। तो आपने क्या देखा? पहले नियम में इस प्रकार आपने पढ़ा, दूसरे नियम में आपने इस प्रकार पढ़ा, माँ के एक नियम में ये था और माँ के एक नियम में ये था, ये आपका क्लियर हो गया। पहले वर्ग का तीसरे में, पहले वर्ग का पांचवें में माँ संबंधी दोनों नियम। उसके बाद हमने ता संबंधी नियम बताए, तो ता संबंधी नियम पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद जो बचा है आपको बता देते हैं। ता संबंधी नियम, संबंधी नियम में ये बताया गया है, इसमें 2-3 है। जैसे ता के बाद यदि चा या छा आ जाए, चा में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा? आधा चा में बदल जाएगा। यदि चा या ता के बाद जा या झा आ जाए तो आधा जा में कन्वर्ट हो जाएगा। एक एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं यहाँ इसके सामने। उत प्लस चारण, ये जो ता है, ता के बाद क्या आ रहा है? चा या छा, चा या छा आ रहा है, ये ता किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आधा चा में। उसके बाद चारण ऐसे ही लिख देंगे, छोटा वो इधर लिख देंगे, ये देखिए क्या बन गया? उच्चारण। उसी प्रकार से जा है, उत प्लस जल, ता किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जाया झा, जाया झा आ रहा है, ये हो जाएगा आधा जा में, जल उठा के यहाँ रख देंगे, छोटा वो यहाँ लिख देंगे, क्या हो गया? उज्ज्वल। ये ता संबंधी नियम में आपको हमने बहुत शानदार तरीके से बताया है। यदि ता के बाद तालु वाला शा आ रहा है, जिसको आप लोग शा शीटी मार वाला कहते हो, तो ता और चा दो में परिवर्तन हो रहा है। देखिए यहाँ क्या होगा, ये ता जो है, ता, भाई ता भी तो बदलना है, तो ये ता बदलेगा आधा चा में, बदलेगा आधा चा में।
प्लस के बाद जो वर्ण है बड़ा शा है, बड़ा शा का आधा शा, तो ये बड़ा शा का आधा शा जो है ये छा में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों, जैसे एक शब्द आपका आता है उत प्लस श्वास, ये ता कन्वर्ट होगा आधा चा में, प्लस ता के बाद शा आ रहा है, ये देखिए सा, ता के बाद शा, तो ये सा छा में, तो ये जो सा है ये छा में कन्वर्ट हो जाएगा। जो बचा है प्लस वास यहां हो जाएगा, प्लस छोटा वो यहां हो जाएगा। ये संयुक्त वर्ण क्या बन के तैयार होगा, उ आधा चा, छा को ऐसे लिखा सकता है और कोई इसका तरीका नहीं है, उच्छ्वास। एक ता का एक और नियम है कि यदि ता के बाद हा आ रहा है, ता कन्वर्ट हो रहा है दा में, ता ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, दा में, और ये जो हा है ये कन्वर्ट हो रहा है धा में। ये दोनों अपने आप दोनों बदल रहे हैं, प्लस के पहले वाला वर्ण और प्लस के बाद वाला भी वर्ण, ठीक, ये भी बदल रहा, दोनों इसमें बदल रहे हैं। नहीं समझ में आया, वीडियो जाके देखेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे उत प्लस हार, ता वाला नियम हमने देख लिया था, तो ये जो ता है दा में कन्वर्ट हो रहा है, ये जो हा है धा में कन्वर्ट हो रहा है, ये दोनों बदल रहा है। जब नया शब्द बन के तैयार होगा तो छोटा ऊ यहां से ले लेते हैं, दा को हलंत लगा के यहाँ, ये धा है, आ की मात्रा भी है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसके ऊपर चढ़ा देते हैं और यह हलंत गायब कर देते हैं, आ की मात्रा यहाँ लगा देते हैं, रा बचा हुआ है लिख देते हैं, ये उद्धार हो गया। तो इस प्रकार ता संबंधी नियम हो गया। अब आपका जो बचा हुआ अंतिम नियम था वो था छा संबंधी नियम, छा संबंधी नियम। छा संबंधी नियम क्या ये कहा गया है कि यदि किसी भी ह्रस्व या लघु स्वर या बड़ा आ, लघु स्वर में छोटा छोटी छोटा, अब आप कहेंगे री को यहाँ कहाँ शामिल कर लिए गए, तो ये परिभाषा री क्यों नहीं शामिल किया गया, ये वर्णमाला वाली क्लास आप जाके देखिए, वहां पता चल जाएगा कि इसको क्यों नहीं शामिल किया गया है। ठीक, आ का मेल होने पर जो छा से पहले आधा चा हो जाएगा, छा से पहले आधा चा हो जाएगा, ये नियम कह रहा है। एक नियम और आपका है छा वाला का मतलब ये है कि छा संबंधी नियम में कहा गया यदि किसी भी ह्रस्व या लघु या बड़ा आ का मेल छा से होने पर छा से पहले क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। छा से पहले क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, मतलब ह्रस्व या लघु इसका मेल यदि किसके साथ हो रहा है, छा से, तो ये किस में बदल जाएगा, चा, लग जाएगा, इससे पहले लग जाएगा। दो तीन एग्जाम्पल इससे संबंधित देख लेते हैं भाई, तभी तो पता चलेगा। जैसे वी प्लस छेद, अब वा को वर्ण विच्छेद करते हैं, इसका वा प्लस छोटी ई, छोटी ई के बाद छा का मेल हो रहा है, ये छोटी ई का मेल किससे होने पर, छा से होने पर, इससे पहले चा लग जाएगा, बाकी और कुछ नहीं होगा। चा प्लस छेद को ऐसे लिख देंगे यहाँ, प्लस वी को यहाँ भी लिख देंगे ऐसे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, विच्छेद, कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी प्रकार से अनुच्छेद, अनुधन छेद, आधा ना प्लस छोटा ओ के बाद क्या आ रहा है, छा, तो क्या हो जाएगा, चा, तो आ नु ऐसे लिख जाएगा, और ये छोटा ओ के बाद छा रहा है तो ये आधा चा हो जाएगा, बाकी छेद को ऐसे ही लिख देंगे आप, छेद, ये अनुच्छेद है ना, विच्छेद, परिच्छेद, स्वच्छंद, ये सब किसके हैं, अंतिम छा नियम। बाकी कुछ और अपवादित है उनसे कोई मतलब नहीं है। बाकी जो द्वित व्यंजन वाले हैं वो ज्यादातर दित प्लस ला, जैसे दिल्ली है तो दित प्लस ला दिल्ली हो जाएगा, तो जितने भी द्वित व्यंजन ला वाले हैं वो ता उससे पहले ता लग जाएगा, उसका कोई और अलग से नियम नहीं है।
बाकी आप इसका पूरा अभ्यास कर लीजिएगा, जो भी आपके पास किताब होगी, जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक होगा, वहाँ से आप कर लीजिएगा। अगला हम लोग जो पढ़ेंगे वो विसर्ग संधि पढ़ेंगे। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि हमने पढ़ लिया, व्यंजन संधि हमने पढ़ लिया। अगली क्लास हम लोगों की कौन सी होगी? विसर्ग संधि। प्रयास रहेगा विसर्ग संधि को मात्र 2 क्लास में पूरा समेट दें, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन हम लोगों को पढ़ना अगर मान लीजिए आ ही जाएगा तो क्या करेंगे? तो संधि के बाद जो आप कमेंट करेंगे अगला चैप्टर, वही हम लोग शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।